तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने की चीजें बहुत हैं। अभी पावर भी पढ़ना है, मीटर ब्रिज भी पढ़ना है। 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। नंद किशोर गुड मॉर्निंग। 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। हम सबसे पहले हम बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध समझना है, यहीं पे क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात हम बताएं कि सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं, अधिकतम विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कोई भी हमारे पास सेल होता है तो सेल एक ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का होता है। इसमें लगे होते हैं 2 इलेक्ट्रोड। इसमें लगे होते हैं 2 इलेक्ट्रोड। इन्हें ये वाला एक पहला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। और हम चाहे तो इससे करंट भी ले सकते। सुनो, ये नहीं बना के अपन यहाँ पे ऐसा बनाए, ऐसा, और यहाँ से आउट ले लेते हैं बाहर, और ये यहाँ से जुड़ गया। ये प्लस इलेक्ट्रोड है और ये माइनस इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर भरा होता है विद्युत अपघटे। विद्युत अपघटे ये सेल के अंदर होता है। तो बच्चों एक बात थोड़ी सी ध्यान दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिंटू कुमार गुड मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेल में जो धारा चलती है, बाहर जो धारा चलती है इस डायरेक्शन में चलती है ऐसी, परंतु अंदर धारा की डायरेक्शन ये होती है। तो ये ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में बाह्य परिपथ में धारा, बाह्य परिपथ में धारा, परिपथ में धारा धन से ऋण की ओर, तथा आंतरिक परिपथ में, तथा आंतरिक परिपथ में ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात पहली आपने सुनी कि सेल के अंदर जो धारा होती है वो उल्टी बहती है, माइनस से धन की ओर। ये धारा कहां बह रही है? ये धारा बह रही है विद्युत अपघटे के अंदर। तो सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघटे के कारण जो धारा में प्रतिरोध आरोपित किया जाता है, सेल के अंदर विद्युत अपघटे के कारण जो धारा में प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हम यहाँ आंतरिक प्रतिरोध को भी डिफाइन करते हैं, फिर हम और आगे बात करेंगे। आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करने वाले हैं। तो सेल के अंदर, ऊपर लिख देते हैं, बच्चे कहते हैं दिखता नहीं। सेल के अंदर विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे के कारण आरोपित प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो
विद्युत अपघटे में मतलब यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है वो आर होता है, यहाँ पे प्रतिरोध होता है वो कैपिटल आर होता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विद्युत विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, तो हमें मालूम है। अब जरा हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया बताओ? कुल प्रतिरोध हो गया आर प्लस आर, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये कैपिटल आर हमने यहां लिखा है तो इससे हम बाह्य प्रतिरोध भी लिख देते हैं, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध हो गया आर प्लस आर। तो यहाँ पे I बराबर क्या होगा? E अपान आर प्लस आर। विद्युत वाहक बल विभवांतर ही तो होता है। I बराबर E आर प्लस आर, ये हमें पता है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम जानते हैं। हाँ, अब हम बहुत सी चीजें जानते हैं। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये क्या है? ये है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपान आर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकेंड। हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। I की जगह या V अपान आर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा V अपान आर इज इक्वल टू E अपान आर प्लस आर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमें चाहिए स्मॉल आर, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, इसका इधर इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा V इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू E इंटू आर। तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो ये वी आर बराबर हो जाएगा ई आर माइनस वी आर। आर बराबर हो जाएगा ई अपान आर माइनस वी अपान आर अपान वी। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई आर अपान वी माइनस वी आर अपान वी। इस v से ये v कैंसिल हो गया तो r इज इक्वल टू हो गया e अपान v माइनस r, या स्मॉल r और r भी है, स्मॉल r हो जाएगा e अपान v माइनस 1 इंटू r। ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आ गया। e अपान v माइनस 1 इंटू r ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। अभी हमें एक चीज और पढ़नी है आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, और वो चीज है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया है तो यस लिखिए फटाफट, एक्टिव रहिए। हेलो सर। मत करिए। हाँ सर थोड़ा चित्र जो है फिर से समझा दीजिए, नहीं चित्र सेल है, ये दोनों लगे हैं इलेक्ट्रोड, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोड। और ये भरा हुआ है विद्युत अपघटन। ये सेल है जो तुम बैटरी एटरी के लिए यूज नहीं करते हो, ये वो सेल है। और इस सेल में धारा प्रवाहित होती है, तो इधर से इधर ऐसे प्लस से माइनस और अंदर का चलती है माइनस से प्लस। तो ये धारा थोड़ी सी, तो ये विद्युत अपघटे में धारा चलती है, तो विद्युत अपघटे जितना प्रतिरोध लगाता है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने एक सिंपल सा फार्मूला निकाल लिया, कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब ये है बच्चों कि हर सेल के अंदर एक प्रतिरोध कार्य करता है सेल के अंदर, तो उस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, ठीक है। ये वो सेल है जो तुम्हारे घरों में तुम लोग अपनी उसमें लगाते हो, जैसे कि आपकी घड़ी में ये सेल लगता है, टॉर्च में ये सेल लगता है।
कोमल पूछ रही है कुछ। हाँ बेटा पूछ कोमल। सर इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। ये यस सर, कैसे है? ये हमें पता है कि धारा बराबर क्या होता है। धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। होता है कि नहीं? ओम के नियम से आया। धारा है आई, विभवांतर जब सेल से धारा नहीं ले रहा तो मैक्सिमम रहेगा, इसी विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R। कैपिटल R बाहर है, स्मॉल r अंदर है। ठीक है बेटा? यस। तो ये है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, और हमें लगता है सबको समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो फिर से पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थिंग, जब ये हमें क्लियर हो गया तो हम आगे की बात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन सी चीज है जिस पे आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है? तो नंबर फर्स्ट, ये थोड़ी सी ध्यान देना, नंबर फर्स्ट ताप। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ताप वृद्धि से आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। देखिए बच्चों, एक बात याद दिला रहे हम तुम्हें, जब धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध यदि ताप बढ़ाया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख ही देते हैं, बाह्य प्रतिरोध बढ़ता है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाह्य प्रतिरोध बढ़ता है जबकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जब ताप बढ़ता है तो जो विद्युत अपघट्य में धारा बहती है वो आयनों के कारण बहती है। विद्युत अपघट्य में जो धारा होती है ना, वो किसके वजह से होती है? वो आयंस की वजह से होती है, विद्युत अपघट्य की धारा। समझ में आए? हाँ, राजदीप कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध का जो ताप बढ़ाते हैं तो उसका वो कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत अपघट्य में अधिकतम विभवांतर नहीं होता दो सेलों के मध्य। पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो, परंतु हम बता रहे हैं। हमें पता नहीं है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर हम तुम्हें बता रहे हैं। देख बेटा, धारा तो तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर आरोपित हो। पहली बार धारा प्रवाहित करता है विद्युत वाहक बल, परंतु एक चक्र के बाद धारा कंटिन्यूस होती है तो विभवांतर से होती है। जब धारा चलती है तो धारा के मार्ग में रुकावटें आती हैं, इन रुकावटों को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे धारा सेल में बाहर चल रही है धन से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ, तो धारा चलेगी तो उसके मार्ग में रुकावटें आएंगी, उसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर धारा चलती है ऋण से धन की ओर, इसमें धारा चलती है विद्युत अपघट्य के अंदर। विद्युत अपघट्य के अंदर धारा चलती है तो विद्युत अपघट्य भी प्रतिरोध आरोपित करता है, इसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध कम होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य द्रव है और उसमें आयंस के कारण धारा बहती है, आयंस के कारण, जबकि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है। जब आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है तो
उनकी धारा भी बढ़ जाती है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान क्यों बढ़ा? धारा का मान इसलिए बढ़ा क्योंकि प्रतिरोध कम हो गया। तो ताप बढ़ा देने पर विद्युत अपघटय का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, जबकि धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। हम समझाते हैं ये भी। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये नोट कर लेना तुम लोग, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, ये बड़ी समस्याएं होती हैं। और इनमें जब हम गलती करते हैं थोड़ी बहुत, तो हमें लगता नहीं है कि हमने गलती की है, वो हमें लगता है कि हमने सही लिखा, टीचर ने कॉपी गलत चेक कर दी। 99% बच्चे ये ही कहते हैं कि सर हमने तो सही लिखा था, हमने तो आपने जैसा बताया था वैसे ही लिख दिया था। ऐसा नहीं होता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो टीचर कॉपी चेक करता है उसे आता है, पढ़ा लिखा होता है वो। तो ये छोटी सी गलती करते हैं। जैसे अब वो प्रतिरोध को विद्युत वाहक बल से जोड़ा। बेटा प्रतिरोध को केवल धारा के मार्ग में रुकावट की बात कर, कि धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो बाहर सेल में धारा चालक में चलती है, अंदर सेल में धारा विद्युत अपघटय में चलती है। हम वो बना चुके हैं, हम फिर से एक बार तुम्हें बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो है, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ये धन हो गया और ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये ऋण इलेक्ट्रोड हो गया। सेल में धन और ऋण दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तुम्हारे घरों में, सबके घरों में सेल होंगे। वो ऊपर जो कैप रहती है ना, उस पे धन आवेश होता है, नीचे वो ऋण आवेश होता है। जब यहाँ से धारा बहती है, धारा बहती है तो बाहर यहाँ पे काय में बह रही है धारा? बाहर बह रही है धारा चालक में। अंदर तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है? अंदर तो यहाँ विद्युत अपघटय है, अंदर तो यहाँ विद्युत अपघटय है। तो यहां से धारा ऐसी बहती है, ये धारा बह रही है। तो जो विद्युत अपघटय जो प्रतिरोध आरोपित करता है उसे को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ आंतरिक प्रतिरोध लग रहा है, यहाँ बाह्य प्रतिरोध लग रहा है, अभी के अभी बताया है। तो जब धारा इधर चलती है तो विद्युत अपघटय भी प्रतिरोध आरोपित करता है, परंतु जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो आयन चलते हैं। यहाँ पे क्या चल रहे हैं? इसमें क्या चल रहे हैं? इसमें यदि धारा चल रही है तो इसमें क्या चल रहे हैं? इसमें चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और अंदर यहाँ पे जो धारा बह रही, तो इसमें क्या चल रहे हैं? इसमें चल रहे हैं आयन। तो ताप क्या करता है? हम यहाँ ब्रैकेट में लिख ही देते हैं कि ताप आयनों की गतिशीलता बढ़ा देता है। ताप आयनों की गतिशीलता बढ़ा देता है, इसलिए प्रतिरोध कम हो जाता है। अब तो हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट लिखिए, समझ में आया कि नहीं? फटाफट एक्टिव रहिए। हम इतना सारा लिखते हैं, तुम यस और नो नहीं लिख पाते हो। फटाफट लिखो, समझ में आया कि नहीं? ताप वाली बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट लिखिए, पूछिए, किसी को पूछना है तो फटाफट लिखिए। ताप वाली बात समझ में आई? फटाफट लिखिए। यस यस यस, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। पहला हो गया ताप, उल्टा हो गया ना? ताप वृद्धि से आंतरिक प्रतिरोध कम होता है जबकि बाह्य प्रतिरोध बढ़ता है। ये काम की चीजें पूछी जाती है पेपर में, इसकी जानकारियां दी जाती हैं, समझे? अब दूसरी बात, ये बीच की लंबाई, इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, इसकी बात कर रहे हैं। ये लंबाई है L। दूसरा चीज है इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई। और ये लंबाई हम अंदर की बात कर रहे हैं, L। तो पता है R समानुपाती है L। बीच की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अंडरस्टूड है? ज्यादा चलेगा तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। दूसरी चीज हो गई। तीसरे नंबर की जो बात करते हैं, ये जो अंदर इलेक्ट्रोड है ना, इनकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगली चीज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
और ये हम कहाँ लेते हैं, ये हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, इसे अपन A से लिख देंगे। तो वो तो पहले ही जैसा हो गया, जैसे पहला प्रतिरोध पड़ा है ना, बिल्कुल वैसी ही ये चीज हो गई है। और ये है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप के बारे में पूछ लेते हैं वो, क्योंकि ताप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए? तो इसलिए वो टेम्परेचर की बात करते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करें। पहले हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, और फिर हम बात करेंगे मीटर सेतु की जो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 संयोजन एक साथ पढ़ेंगे। 3 संयोजन होते हैं सेलों के, तो हम पहले 2 संयोजन एक साथ पढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। और नंबर फर्स्ट, कलर बदल के कर रहे हैं इसे, नंबर फर्स्ट पहला जो है वो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन नंबर फर्स्ट। और दूसरा हम यही करेंगे, दोनों साथ साथ करने वाले हैं। ये दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। एक और होता है मिश्रित क्रम संयोजन, जिसे हम अगली स्लाइड में करेंगे। समझिए जरा, दोनों चीजें समझिए, डायग्राम बना के पूरी बातें करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 90% वाला है। इन तीनों में से कुछ पूछते हैं, वो पूछेंगे ही। तो हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं, सेलों की। तो सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये सब बच्चे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए जरा, सेल कैसे बनाते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ी लाइन होती है वो धन होती है, छोटी लाइन होती है वो ऋण होती है। ऐसे हमने बहुत से सेल लगा दिए और हम मान ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे n सेल लगाए। सब सेल के अंदर का प्रतिरोध R है, सबका विद्युत वाहक बल E है, और यहाँ पे लगा हुआ है बाह्य प्रतिरोध। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपिटल R। ये क्या है, ये है बाह्य प्रतिरोध। ऐसा हो, क्या लिखते हैं यार, बाह्य प्रतिरोध। n सेल लगाए हैं हमने श्रेणी क्रम में। ओके, यहाँ पे हम बात करें तो समांतर क्रम की बात करें, एक सेल हमने ये लगाया, एक सेल हमने ये लगाया। बड़ी लाइन प्लस होती है बच्चों, एक सेल हमने ये लगाया, और हमने n रो ले ली यहाँ पे ये। और इधर अपन पूरे में मान लेते हैं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। ये पूरा लगा है कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। इसका EMF E है, इसका EMF E है, इसका EMF E है। बड़ी लाइन प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। ये प्लस है, ये माइनस है, एक जगह लिख देते हैं बस, बाकी सब चित्र समझ में आ गए। बंसमोर कोई नहीं बोलेगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ में आ गए? हाँ बोलो रानी। सर दूसरे वाला चित्र समझना। समांतर क्रम में क्या होता है, एक के ऊपर एक सेल जमते हैं। तो दूसरे वाले चित्र में ये आपका सेल यहां से लगा हुआ है, एक सेल ये, फिर दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये सब समांतर क्रम में लगते हैं। मतलब समांतर क्रम ये होता है ना, समांतर क्रम ये होता है, ये सब प्लेटें एक दूसरे के कहाँ लगी हैं, समांतर क्रम में लगी। तो एक सेल यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे लगा दिए। और कितने सेल लगाए अपन ने, n सेल लगाए इसमें। आगे रानी समझ में? चलो, बाह्य प्रतिरोध भी हमने देख लिया है, आंतरिक प्रतिरोध भी हमने देख लिया। अब अपन यहाँ पे 2 कॉलम बना देते हैं, ऐसे ऐसे इसकी बात कर रहे हैं।
फिर इधर इसकी बात अलग से होगी। ध्यान से समझना। तो बताइए, ये है ईएमएफ, ये है ईएमएफ, ये है ईएमएफ। कितने सेल लगे हैं? n सेल लगे हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कुल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ऐसे लिखेंगे, विद्युत वाहक बल यानी कुल ईएमएफ। तो सब जुड़ेंगे, E प्लस ई प्लस ई, और कितने जुड़े हैं? प्लस यहाँ पे आएगा प्लस, और ये n जुड़े हैं। कितने सेल लगे हैं? n। ई कितने बार जुड़ेंगे? n बार। तो कुल कितना हो जाएगा? ne। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? यहाँ पे विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा ne। ओके। प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, हर सेल के साथ पूरा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बताओ? ये कितने सेल जुड़े हैं? बराबर R प्लस R प्लस R प्लस कितना है? N। तो बराबर हो जाएगा NR। सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR, बाह्य प्रतिरोध है R। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो कुल धारा, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुल धारा कितनी होगी, बराबर होगा विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा ने बटे हो जाएगा कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस NR। ये बच्चों कुल धारा आएगी श्रेणी क्रम में। अभी जरा हम इसकी बात यहीं पे रोकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात अभी बची है, इसकी बात करें। ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका समझना बहुत जरूरी है। ये सभी सेलों के प्लस एक ही बिंदु पे जुड़े हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? यहाँ पे बताओ जरा, कोई बताए हमें कुल विद्युत वाहक बल। हाँ राजदीप बोल। सर En होगा। हाँ सुन, प्रशांत सर के बच्चों क्या बोल रहे हैं? बोलो। केवल होगा, केवल ई। हाँ बिल्कुल सही है। कुल विद्युत वाहक बल केवल E होगा। ध्यान से सुने और समझें, पूरे बच्चे ध्यान से समझें। विद्युत वाहक बल E होगा। क्यों? क्योंकि सभी सेल एक ही बिंदु पे जुड़े हैं, और दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल अलग अलग नहीं होता है। कुल विद्युत वाहक बल E होगा। सुनो यहाँ पे, ये सब विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं, आगे जाते चले गए। तो यहाँ से E प्लस E यहाँ पे जुड़ेंगे तो यहाँ N ही होंगे, परंतु ये तो सब एक ही बिंदु पे जुड़ गए हैं तो सब E होंगे। दो बिंदुओं के बीच अलग अलग विद्युत वाहक बल होता ही नहीं है। अब आप ध्यान रखना, यदि बहुत से सेल एक ही बिंदु पे जुड़े हैं तो विद्युत वाहक बल औसत रहेगा उनका। तो सबका ई है तो ई का औसत ई ही होगा। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कुल विद्युत वाहक बल ई होगा। अच्छा, सब सेल जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो प्रतिरोध भी कैसा जुड़ेगा? समांतर क्रम में। जो आंतरिक प्रतिरोध है तो हमें क्या निकलेगा? 1/, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 1/, आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या होगा? ये होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और कितनी बार? N बार। तो 1/, आंतरिक प्रतिरोध बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/, आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा N/R। इसे उल्टा कर दो तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध होगा R/N। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये तो आंतरिक है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा?
कुल प्रतिरोध होगा R प्लस R बटे N, और सॉल्व करो, N लघुत्तम ले लो तो ये हो जाएगा NR प्लस R। ये कुल प्रतिरोध हो गया, ये कुल विद्युत वाहक बल हो गया। ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे सभी सेल श्रेणी में जुड़े हैं तो प्रतिरोध जुड़ गया, यहाँ पे सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/, प्रतिरोध आएगा, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता। हमने पढ़ा है, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ना है हम यहाँ पे। तो आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R/N, तो ये हो गया। तो अब हम बात करेंगे कुल धारा कितनी होगी। तो कुल धारा का मतलब क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा I बराबर हो गई कुल विद्युत वाहक बल, तो E है, ये लिखा है, और कुल प्रतिरोध है NR प्लस R/N। तो I बराबर हो जाएगा NE/NR प्लस R। ये N ऊपर चला गया, यहाँ पे कुल धारा ये आई, यहाँ पे कुल धारा ये आई। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब जो हमें करनी है, सुनिए और समझिए। अब यहां पे केस फर्स्ट, R इज ग्रेटर देन NR। उल्टा करते हैं, दूसरा मानते हैं। केस फर्स्ट में अपन ऐसा लिखते हैं, केस फर्स्ट NR इज ग्रेटर देन R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है। तो आंतरिक प्रतिरोध कहां होता है, सेलों का। बाह्य प्रतिरोध कहां होता है, डिवाइस में। सुनो जरा, NR इज ग्रेटर देन R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, मतलब ये सेल कहां यूज होते हैं, सेल किसी डिवाइस में यूज होते हैं, किसी वैद्युत युक्ति में यूज होते हैं। वैद्युत युक्ति का प्रतिरोध कम है और सेल का प्रतिरोध ज्यादा है। चलो यहां पे समीकरण 1 माने, 1 से, समीकरण 1 से NR बड़ा है, R छोटा है, तो R को नेगलेक्ट कर दो। तो I बराबर कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, तो I बराबर हो जाएगा NE/NR, N से N कट गया, I बराबर हो जाएगा E/R। बड़े काम की चीज है, अब समझो जरा। ये E/R मतलब एक विद्युत वाहक बल और एक सेल का प्रतिरोध, एक सेल की धारा। हमें किससे मिली, एक सेल की धारा। मतलब क्या हुआ, न्यूनतम धारा। बच्चों सेल इतने सारे लगाए हैं और इस कंडीशन में एक ही सेल की धारा मिल रही है। समझिए जरा, सेल इतने सारे लगाए हैं और ये स्थिति यदि हमने ली तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एक सेल की धारा मिल रही है। तो हम पागल हैं क्या, बेवकूफ हैं क्या, कितने सारे सेल लगा के एक ही सेल की धारा लेंगे, एक ही सेल नहीं लगाएंगे फिर। तो ये स्थिति जब होती है कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, बाह्य प्रतिरोध कम होता है, तो ये संयोजन यूज नहीं किया जाता। मतलब ऐसी विद्युत युक्तियों में श्रेणी क्रम में सेल कभी नहीं जोड़ते जिसका बाह्य प्रतिरोध कम हो आंतरिक प्रतिरोधों से। तो पता है हम यहां पे क्या बोलेंगे कि ऐसी विद्युत युक्ति जिनका प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध
से कम हो, सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता। रानी पूछ बेटा। सर केस 1 समझाइए ना। एक बार और समझाना है। देखो केस 1, एन आर बड़ा है आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा हो, बाह्य प्रतिरोध कम हो, मतलब सेल कहां लगाते हैं? किसी वैद्युत युक्ति में लगाते हैं कि नहीं? सेल लगाते हैं किसी वैद्युत युक्ति में, वैद्युत युक्ति में लगाते हैं, इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है और सेल का प्रतिरोध ज्यादा है। तो हमने देखा धारा एक सेल की मिलती है, इतने सारे सेल लगा के एक सेल की धारा क्यों लेंगे? इसलिए ऐसी विद्युत युक्ति लिख दें यार यहाँ पे, युक्ति जिनका प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, तो सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। मतलब इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। जब बाह्य प्रतिरोध कम हो और आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो हम श्रेणी क्रम उपयोग में नहीं लाते हैं। समझ में आई ये बात? अब सुनो जरा, अभी इसकी बात हमें और करनी है, परंतु इसकी बात और करने से पहले जरा इसकी बात भी करें, इसकी बात भी करते हैं। सुनो, यहां पे भी केस फर्स्ट यही ले लें, केस फर्स्ट बिल्कुल फिर से समझा रहे हैं। यहां पे भी हम केस फर्स्ट ले ले और हम बोल दें आर इज ग्रेटर देन एन आर। एन आर बाह्य प्रतिरोध है, एन आर बाह्य प्रतिरोध है। सुनना जरा सब लोग, समझना, ये समझना बहुत जरूरी है। एन आर बाह्य प्रतिरोध है, मतलब कंडीशन यही है, सेल का प्रतिरोध ज्यादा है, बाह्य प्रतिरोध कम है। तो केस फर्स्ट यहाँ पे भी आएगा और इसमें अपन इक्वेशन यूज कर ले, इसे इक्वेशन नंबर अपन इसे को फर्स्ट मानेंगे, ये अलग है ना। तो फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जो छोटी चीज है उसे नेगलेक्ट कर दो। I बराबर हो जाएगा NE/R। देखना बच्चों, इसमें आ रही थी E/R, इसमें आ रही है NE/R। इसका मतलब है कि n गुनी धारा, n सेल जोड़े हैं, n गुनी धारा मिल रही है। तो ये कैसी मिली? अधिकतम धारा, अधिकतम धारा, ये आपको अधिकतम धारा मिली। तो समझिए हमारी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए कि जब विद्युत युक्ति का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है तो समांतर क्रम संयोजन उपयोग में लाया जाता है। जब विद्युत युक्ति का, डिवाइस का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता। समझ लें बच्चों। अब पेपर में प्रश्न कैसा आएगा, सुनो, ध्यान से सुनो। वो नहीं बताएंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं कि समांतर क्रम में जोड़े हैं, वो ये बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पता क्या बोलेंगे? कि एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसका प्रतिरोध कम है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से, तो आप कौन सा संयोजन उपयोग में लाओगे? कुल धारा का मान बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि यदि युक्ति का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम है तो हम सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे और ये पूरा कर देना। अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया, अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया, तो वो बात हम बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं केस 2 की। देखिए आप जरा केस 2, ये तो लिखा रहने देते हैं, ठीक है।
ये भी मिटाओ, और यहाँ पे ये लाइन तो ठीक है, पहले तो इसे मिटाओ क्योंकि अपन ने दूसरी चीज लिखनी है। ये लाइन इधर करो और ये वाली चीज लिखी रहने दो। अब हम बात कर रहे हैं केस 2। पहला केस हमने क्या पढ़ा था? आर छोटा है एन आर बड़ा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर इज ग्रेटर देन एन आर, मतलब बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है और आंतरिक प्रतिरोध कम है, ये पढ़ रहे हैं। यहां पे भी केस 2, इसके लिए भी यही पढ़ रहे हैं केस 2। यहां पे भी हम यही लिखेंगे, एन आर इज ग्रेटर देन आर। एन आर पूरा बाह्य प्रतिरोध है। तो देखिए जरा, समीकरण 1 ये था, समीकरण 1 ये लिखा है। हम यहाँ पे बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आर बड़ा है एन आर छोटा है, एन आर को हटा दो, जो छोटा है उसे हटा दो, तो आई बराबर क्या हो गया? एन ई अपान आर। एन गुनी धारा, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा। इसमें अधिकतम मिली। इसमें देखो समीकरण 1 से, दूसरा वाला देखो जरा, समीकरण 1 से, ये अलग चीज है। समीकरण 1 से एन आर बड़ा है आर छोटा है, आर को हटा दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई अपान एन आर, एन से एन कैंसिल, ई अपान आर। एक सेल की धारा, एक सेल की धारा, और कैसी है ये? एक सेल की धारा मतलब न्यूनतम, न्यूनतम, कम से कम धारा मिली। तो बच्चों देखो, जब बाह्य प्रतिरोध अधिक हो, जब वैद्युत युक्ति का प्रतिरोध अर्थात बाह्य प्रतिरोध अधिक हो, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे हमें अधिकतम धारा प्राप्त होती है। यदि यदि विद्युत युक्ति का प्रतिरोध, यदि विद्युत युक्ति का प्रतिरोध, इसे अपन क्या लिखेंगे? बाह्य प्रतिरोध। विद्युत युक्ति का प्रतिरोध अधिक हो तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों समझ में आ गया कि जब बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि जिस वैद्युत युक्ति में हम यूज कर रहे हैं सेलों का, उनका प्रतिरोध अधिक होगा, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे कम धारा मिली यार, इतने सारे सेल लगा के एक सेल की धारा लेना तो अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? जब विद्युत युक्ति का प्रतिरोध अधिक हो तो सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता। समांतर क्रम, अब ये मिटा देते हैं क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी ना, तो समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। चलो रानी कुछ पूछ रही है, हाँ पूछ बेटा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सेलों का वो संयोजन बताइए जिसमें उन्हें ऐसी युक्ति में उपयोग किया जा रहा है जिसका प्रतिरोध अधिक है। तो फिर आपको श्रेणी क्रम बताना है, क्योंकि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध अधिक होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यदि बाह्य प्रतिरोध कम है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अभी इसका एक और संयोजन बचा है, परंतु वो संयोजन
मीटर ब्रिज और शक्ति, 3 चीजें अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। मीटर ब्रिज 10 मिनट में हो जाएगा, शक्ति थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, और ये सब चीजें हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।